नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय कैरियर एडो में। आज हम देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, बेसिक्स, थोड़ा सा ओवरव्यू एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो कि 2013 में बना था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिली थी 29 अगस्त 2013 को एंड नोटिफाई हुआ था अपने ऑफिशियल गजट में 13 अगस्त 2013 को फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 थ्रू नोटिफिकेशन। सबसे पहले इनेक्टमेंट तो हो गया था उसका, लेकिन जो उसकी दूसरी सेक्शंस थी, उसके प्रोविजंस थे, वो बाद में टाइम टाइम पे थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू एप्लीकेबल हुए थे। उसके इसमें टोटल 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स पे वो डिवाइडेड है और टोटल 29 चैप्टर्स है। तो ये अपना बेसिक हो गया कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। इसके पहले, इस कंपनी एक्ट 2013 के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जो ये कंपनीज एक्ट आने के बाद उसको अबोलिश कर दिया पूरा ग्रेजुअली। इसका कमेंसमेंट, एक्सटेंड और एप्लीकेबिलिटी के लिए सेक्शन 1 जो है, वो जब ये ऑफिशियल गजट आया उसी टाइम सेक्शन 1 आ गया था और उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस आए थे वो थ्रू नोटिफिकेशन के द्वारा। तो सेक्शन 1 में केम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑन डिफरेंट डेट्स थ्रू नोटिफिकेशन इट सेल्फ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। और किन किन पे एप्लीकेबल है वो इसमें है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मींस इस एक्ट में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उस पे भी ये एप्लीकेबल होगा, और इसके पहले जो भी कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था, जैसे 1956 था पहले, उस पे भी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। फर्दर, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और कंपनीज इंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्ट उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना उनका जो रिस्पेक्टिव एक्ट है। जैसे इंश्योरेंस एक्ट कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 रहता है और आईआरडीए एक्ट 1999 के अंडर भी गवर्न होता है। आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, और बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंडर में रेगुलेट होती है। और कम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है। तो ये एक्ट कब लगेगा इन पे, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट। अगर रिस्पेक्टिव एक्ट और इनमें जो इनकंसिस्टेंटी होगी कुछ, मतलब वो जो रिस्पेक्टिव एक्ट है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडीए, बैंकिंग रेगुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो तो एप्लीकेबल होंगे उन पे। उनके अलावा अगर कोई इनकंसिस्टेंसी रहती है तो फिर ये एक्ट अपने एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर। और सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporate by any act for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf, subject to such exceptions, modification or adaptation as may be specified in the notification। या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन के द्वारा बोल दे कि हाँ ये एक्ट उस बॉडी कॉर्पोरेट या उस एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन में एप्लीकेबल होगा, तो वो भी उस पर ये लगेगा। जैसे एफसीआई और एनएचआई ये दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा कंपनी एक्ट 2013।
फिर कंपनी इज गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट, एनी स्पेशल एक्ट के अनुसार कोई कंपनी गवर्न होती हो तो उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट में देखते हैं कंपनी। कंपनी क्या होता है? कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज विच, या तो इस एक्ट में बनी हो या पहले कोई कंपनी लॉ हो 1956 था उसके अंडर बनी हो, वो कंपनी होती है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक लॉ के अनुसार, जो कंपनी जो 2013 एक लॉ है उसके अंदर एक सेपरेट एंटिटी बनाया गया है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक ह्यूमन नेचुरल पर्सन होते हैं, लेकिन कंपनी वैसा नहीं है, वो बनाया गया है, एक सेपरेट एंटिटी उसकी बनाई गई है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस होता है बट वो नेचुरली नहीं होती, किसी लॉ के अंदर उसको बनाया गया है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये कंपनी का सक्सेशन परपेचुअल रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगी जब तक इसको वाइंडिंग अप ना कर दे। जैसे नेचुरल पर्सन एक डेथ होती है, उसी हिसाब से कंपनी का भी एक सक्सेशन होता है, लेकिन ये इसमें आदमी आते रहेंगे, उसके मैनेजमेंट है, उसके डायरेक्टर वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी एज इट इज रहेगा, इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी। मेनली कंपनी दो टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो सेक्शन 268 में बताया गया है। प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू एंड विच बाय इट आर्टिकल्स। मतलब प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होगी जो प्रेस्क्राइब्ड हो, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड कुछ है नहीं अभी, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, उसमें कम से कम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, 2 मेंबर के बिना प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं होती। एंड जिसका आर्टिकल है वो रेस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, उसके जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर है उसको ट्रांसफर नहीं करता, ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है उसका आर्टिकल। और लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, और उसका मिनिमम मेंबर 2 है लेकिन मैक्सिमम मेंबर है वो 200 है, 200 से अबोव नहीं जा सकता। और 200 में किस किस को काउंट नहीं करते? प्रेजेंट एम्प्लॉय, कम मेंबर मतलब जो अभी एम्प्लॉय है उस कंपनी में वो, और वो मेंबर भी है, उसको काउंट नहीं करता। एन अरेस्ट वाइल एम्प्लॉय कम मेंबर, और जो पुराने कोई एम्प्लॉय था, वो पहले मेंबर था लेकिन अभी एम्प्लॉय नहीं है, उसको भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। और जॉइंट मेंबर आल्सो ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, और जॉइंट मेंबर मतलब 2 मेंबर है, 2 पर्सन है, अगर उन्होंने जॉइंटली एक शेयर को होल्ड कर रखा है या 2-3 शेयर को होल्ड कर रखा है तो उनको भी एक मेंबर काउंट किया जाएगा। And prohibits any invitation to public for subscription of securities of the company। उसका प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल है वो पब्लिक से सिक्योरिटीज को सब्सक्रिप्शन करने के लिए प्रोहिबिट्स करता हो। कुछ एक्सेप्शन, अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है रेस्ट्रिक्ट टू राइट टू ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्स, एंड दूसरा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन। प्रोहिबिट्स और रेस्ट्रिक्ट में क्या डिफरेंस है? रेस्ट्रिक्ट मीन्स कि आप कर ही नहीं सकते, आपको क्लियरली मना कर दिया कि यू कैन नॉट इश्यू, कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनीबडी। रेस्ट्रिक्ट मतलब आप कर ही नहीं सकते। और दूसरा है प्रोहिबिट्स टू इन्विटेशन ऑफ, प्रोहिबिट्स मतलब कुछ कंडीशन में आप अलाउ हो, प्योरली अलाउ नहीं, प्योरली नहीं हो बट कुछ कंडीशन में आप अलाउ हो, वो आगे देखेंगे अपन। जैसे ये पब्लिक को सब्सक्रिप्शन, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह उनसे सब्सक्रिप्शन ले सकता है, वो आगे देखेंगे अपन इसके बारे में जब ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आएगा उसके तब देखेंगे। एंड स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, और स्मॉल कंपनी वो भी आगे इसी वीडियो में आगे बताऊंगा स्मॉल कंपनी क्या होती है।
वो भी एक प्राइवेट कंपनी है। एंड ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी। वो भी इस वीडियो में अपन आगे देखेंगे। वो भी एक तरह का कंपनी है जिसको एक पर्सन फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे देखिए प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन मिनिमम चाहिए, लेकिन ओपीसी में 1 पर्सन से काम हो जाएगा। ओपीसी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी हो गई अपनी जो शेयर को रेस्ट्रिक्ट करता हो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, और लिमिट जिसका मैक्सिमम 200 मेंबर हो, और प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। एंड स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी आल्सो ए प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, ए कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी इज नोन एज ए पब्लिक कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऑल कंपनीज विल बी नोन एज ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर से वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं। प्राइवेट कंपनी का देखो ट्रांसफर के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है, तभी तो पब्लिक होगा ना। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7। प्राइवेट में मिनिमम नंबर 2 थे, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होगा 7। एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 थे, तो पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। अब देखिए इसमें क्या रहता है, सब्सिडरी का अपन देखेंगे आगे सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। पहले अभी ये देख लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई भी सब्सिडरी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसको भी एक डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। डीम्ड टू बी पब्लिक मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस कंपनी के पब्लिक कंपनी पे लगते हैं इस एक्ट के, वही रूल्स उस कंपनी में भी लगेंगे, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी पे भी। फिर आगे देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी, मेनली 2 ही टाइप की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। उसके बाद इनमें बाइफर्केशन किया हुआ है कि और कितने प्रकार की हो सकती है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर के बेसिस पे कौन सी कंपनी होती है। एक 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी है जो अभी अपन ने देखा कि ये भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है। कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, मेंबर शैल बी नेचुरल पर्सन, जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, लेकिन 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन मेंबर होता है, और वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उस कंपनी में एक कंपनी ओपीसी में एक आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर। सो 1 पर्सन कंपनी के लिए नेचुरल पर्सन होना कंपलसरी है, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। एंड वेदर और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो कंपलसरी नहीं है, कोई भी हो, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया इज कंपलसरी। रेसिडेंट का यहाँ पे एक मीनिंग दिया हुआ है कि जो पर्सन 120 डेज और मोर इमीडिएटली प्रेसिडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर अगर इंडिया में रहा हो, देट विल बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट। इसमें लिखा है फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज। तो 120 डेज से कम नहीं रहना चाहिए। 120 डेज अगर हो गया तो डेट विल बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट। NRI also can incorporate OPC, but minor cannot become member in the OPC। NRI जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो एक ओपीसी का मेंबर बन सकता है, बट माइनर जो बिलो 18 ईयर्स का एज का है वो मेंबर नहीं बन सकता। अब इसमें एक ही पर्सन रहता है, तो अगर उस पर्सन को कुछ हो गया, मतलब वो इनकेपेबल है फॉर डूइंग दैट जॉब एज ए मेंबर, या फिर उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तो इसमें एक नॉमिनेशन क्लॉज भी रहता है ओपीसी में। नॉमिनेशन क्लॉज में क्या होता है, द मेंबर शेयर होल्डर, मेंबर या जो मेंबर होता है उसको शेयर होल्डर भी बोलते हैं, शेल नॉमिनेट द अदर पर्सन
who shall act as a nominee in the case of death and incapacity of the original member. Such nominee shall also be natural person. अच्छा, मेंबर तो नेचुरल पर्सन होगा लेकिन नॉमिनी को भी नेचुरल पर्सन होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल पर्सन को जैसे कंपनी को नॉमिनेट कर दिया तो वो दैट कैन नॉट डू। एंड जो नॉमिनी होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एनआरआई कैन बिकम नॉमिनी बट माइनर कैन नॉट बिकम नॉमिनी इन ओन पर्सन कंपनी। एनआरआई है वो मेंबर बन सकता है बट नॉमिनी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है, बट माइनर है वो न तो नॉमिनी बन सकता है और नहीं मेंबर बन सकता है। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड रेस्ट्रिक्शन इन ऑन मेंबरशिप नॉमिनेशन एंड बिजनेस। मिनिमम नंबर द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर। जो मेंबर होता है वो वही मेंबर होगा, वो भी डायरेक्टर होगा। एंड द पर्सन शेल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एंड सेड पर्सन शेल नॉट बी द नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। एक पर्सन, जैसे मैं हूं तो मैं एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकता हूं, एक से ज्यादा ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता। और मैं एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूं, एक से ज्यादा मैं नॉमिनी भी नहीं बन सकता और मेंबर भी नहीं बन सकता। इफ बिकम मेंबर नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी शुड कंप्लाई विद द अफोर्सेड प्रोविजन विद इन 180 डेज। अगर बाय डिफॉल्ट किसी एक से ज्यादा किसी कंपनी में मेंबर या नॉमिनी बन गया तो मुझे ये प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए विद इन 180 डेज मिलते हैं कि 180 डेज में मैं तो या तो नॉमिनी से अपना नाम हटवा दूं या एक मेंबर से मैं रिजाइन कर दूं। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज। अच्छा, ओपीसी जो 1% कंपनी है वो एनबीएफसी एक्टिविटी, एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एक्टिविटीज नहीं कर सकती। पर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट हो उसकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती। एंड ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, वो आगे देखेंगे इसी वीडियो पर। सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, वो उसमें ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन ओपीसी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कुछ कुछ केसेस है जहां पे वो कन्वर्ट कर सकती है। जैसे ओपीसी एक तरीके से प्राइवेट कंपनी है तो वो तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो ही सकती है। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या चाहिए, 2 मेंबर चाहिए, एक मेंबर तो है, एक और ऐड करवा दो तो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। और पब्लिक के लिए क्या चाहिए, 7 मेंबर चाहिए, तो 7 मेंबर अगर कंप्लाई हो गए, ऐड हो गए उसमें, तो वो प्राइवेट पब्लिक कंपनी बन जाएगी। हाँ, वो चीज़ अलग है कि दूसरी इसमें जो कंप्लाइंसेस है कंपनी एक्ट के अनुसार आरओसी वगैरह फाइलिंग वगैरह वो करनी पड़ती है। अभी स्मॉल कंपनी भी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी क्या होती है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में बोला गया है। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी के अलावा हो। मतलब स्मॉल कंपनी होने के लिए सबसे पहले कंडीशन है कि पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी कैन बी ए स्मॉल कंपनी whose maximum paid up capital is 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, not exceeding 10 crore rupees। जिसकी पेड अप कैपिटल है वो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो, या प्रेस्क्राइब्ड, जो कि प्रेस्क्राइब्ड भी कितनी 10 करोड़ से ज्यादा प्रेस्क्राइब्ड नहीं होना चाहिए। अब अभी प्रेस्क्राइब्ड है 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए कैपिटल, एंड whose maximum turnover is 20 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, not exceeding 100 crore rupees। और जिसका टर्नओवर वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी जो प्रेस्क्राइब्ड है। और या कुछ और गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर दे कि 20 करोड़ की जगह अगर 30 करोड़ हो गया तो वो प्रेस्क्राइब्ड होगा, या लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें दो चीज है, एक पेड अप कैपिटल एंड एक टर्नओवर। पेड अप कैपिटल 10 किसी भी हाल में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर किसी भी हाल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इनसे कम प्रेस्क्राइब हो सकता है। तो अभी प्रेस्क्राइब कितना किया हुआ है, 2 करोड़ और 20 करोड़, मतलब 2 करोड़ टर्नओवर और 20 करोड़ नहीं, 2 करोड़ पेड अप कैपिटल एंड 20 करोड़ टर्नओवर। In section 2 subsection 85 is not applicable to the holding or subsidiary company. Section 8 company and company और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ये जो है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इन पे ये स्मॉल कंपनी का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इनमें टर्नओवर कुछ भी हो, कितना भी हो, ये स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। भले ही 1 रुपये टर्नओवर हो, 1 रुपये पेड अप कैपिटल हो, तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनी होना कंपलसरी है स्मॉल कंपनी के लिए। आगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी के बेसिस पे कितनी प्रकार की होती है कंपनियां, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 सेक्शन 22 में बोला गया है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब कंपनी में जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी, जितना शेयर उन्होंने होल्ड करके रखे हैं कंपनी में, सपोज कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मेंबर को उनको 1 लाख रुपए जमा कराना पड़ता है कंपनी में, तभी उनको शेयर मिलेंगे। तो वो जितने उसके शेयर है वहीं तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो वो हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब 1 लाख रुपए के अलावा वो उनकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी जितना, लेकिन अगर 1 लाख रुपए को उनको अलॉट हुआ है, उन्होंने पेड किया सिर्फ 50,000 रुपए, तो जितना अनपेड अमाउंट है वो उतने तक लाइबिलिटी उनकी रहेगी। मीन्स टू द अमाउंट इफ एनी ऑन द अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जो उन्होंने शेयर हेल्ड करके रखे हुए हैं उनका अनपेड अमाउंट है, वहीं तक उनकी लाइबिलिटी लिमिट कर दी गई, तो वो हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कोई ये कम, मतलब कम इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, बट लिखा है तो देख लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of its being wound off। मतलब एक गारंटी देते हैं मेंबर कि हाँ कुछ अगर होता है तो हम इतने अमाउंट तक की गारंटी देंगे जितने तक हम लाइबल रहेंगे। तो उस गारंटी, सपोज मैंने 2 लाख रुपए की गारंटी दी कि हाँ 2 लाख रुपए तक अगर इस कंपनी में कुछ होता है तो आई विल बी लाइबल फॉर दैट, 2 लाख रुपए तक मैं पेमेंट करूंगा। उस 2 लाख रुपए के अबोव कंट्रीब्यूट करने का मेरे को कुछ लाइबिलिटी मेरी नहीं है उसमें। मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम, और वो अमाउंट लिखा होगा मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का चार्टर होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वैसे ही कंपनी का वो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से। And company having unlimited liability section 2 subsection 92 में no limit on the liability of member, the liability ceases when the he ceases to be member। अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, कहीं कुछ अमाउंट नहीं रहता उसमें। हाँ, जो जब तक वो मेंबर रहेगा तब तक वो लाइबिलिटी उसकी रहेगी, कितना भी अमाउंट हो सकता है। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक होती है होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 2 सेक्शन 46 में लिखा है होल्डिंग कंपनी क्या होती है। Holding company means in relation to one or more other companies, means a company of which such companies are subsidiary company। होल्डिंग कंपनी सीधी सीधी डेफिनेशन मतलब कि जिसकी कोई ना कोई सब्सिडरी कंपनी है, या तो एक हो, दो हो, कितनी भी हो। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है सेक्शन 2 सेक्शन 87 में लिखा है सब्सिडरी कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल्स है, सॉरी, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, उसको कंट्रोल है किसी कंपनी का दूसरी कंपनी पे, एंड और दोनों में एक भी कंडीशन होगी तो एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर इट्स सब्सिडियरी कंपनी।
मीन्स जिसका या तो कंट्रोल है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं अपॉइंट कर सकता हूँ, मैं उनको हटा सकता हूँ, या मोर देन 0.5% मतलब 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल मैंने ओन करके रखी है। 50% से ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन, और कंट्रोल मोर देन 0.5%। 50 से अगर एक भी ज्यादा हुआ तो चलेगा, 50% हुआ तो नहीं होगा। टोटल शेयर कैपिटल एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, या तो खुद उसने होल्ड कर रखा है या उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है उसने होल्ड कर रखा है, तो भी वो उसकी सब्सिडरी कंपनी, मतलब मेरी सब्सिडरी, मैंने किसी कंपनी में, मेरी ही कंपनी है, उसने किसी एक दूसरी एक्स कंपनी है उसमें 51% मैंने शेयर होल्ड करके, तो वो मेरी सब्सिडरी होगी। अब वही एक्स कंपनी किसी थर्ड कंपनी वाई में 51% शेयर होल्ड करके, मोर देन 50% होल्ड करके रखे हैं, तो वो उसकी वाई कंपनी एक्स की सब्सिडरी होगी, तो वो मेरी भी सब्सिडरी होगी। एंड एसोसिएट कंपनी क्या होता है? एसोसिएट कंपनी के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में बोला है कि एसोसिएट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी। मीन्स जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का अपन देखते हैं आगे मीनिंग क्या है, लेकिन वो मेरे सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मतलब 50% से ज्यादा नहीं है। 50% हो गया तो वो सब्सिड 50% ज्यादा हो गया तो सब्सिडरी हो जाएगी, लेकिन 50% से कम मेरा होल्डिंग है बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंट का इन्फ्लुएंस का मीनिंग है कि कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर, 20% से ज्यादा अगर टोटल वोटिंग पावर मेरे पास है, और कंट्रोल और ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसका बिजनेस डिसीजन में मेरा पार्टिसिपेशन है, तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। मतलब 20% से ज्यादा एंड अप टू 50% तक अगर मेरा वोटिंग पावर है तो मेरी वो एसोसिएट कंपनी होगी, और 50% से ज्यादा हो गया तो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। A joint venture company means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the management have right to the net asset of the arrangement. Joint arrangement means दो पार्टीज के बीच में एक अरेंजमेंट हो गया, whereby the parties that have a joint control of arrangement, और उस अरेंजमेंट पे दोनों का joint control है, have right to net asset of the arrangement. Joint arrangement मतलब जैसे किसी ने 30% दो लोगों का या एक लोग और आ गया तो 40% उसका, तो 50% से ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 20 और 50 के बीच में है उनका अरेंजमेंट, तो वो जॉइंट वेंचर होगा। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनियां होती है? अनलिस्टेड कंपनी होती है, कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी क्या होती है? सेक्शन 2 सेक्शन 52 में लिखा है, ए कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होगा जैसे बीएससी एनएससी, उनमें उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। बट एक्सक्लूडिंग, बट which have not listed their equity share on recognized stock exchange but have listed their non-convertible debt securities on private placement or non-convertible redeemable preference share issue on private placement। मतलब वो कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है वो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी, उसका डेब्ट सिक्योरिटीज या प्राइवेट प्लेसमेंट या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। इक्विटी शेयर लिस्टेड होना कंपलसरी है लिस्टेड कंपनी के लिए। और प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक है, प्राइवेट कंपनी भी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। फिर होता है अदर कंपनीज। अदर कंपनीज जाएगा था गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है? वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में लिखा है कि एट लीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अपन ने पढ़ा था सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी में 50% बोला है
और इसमें है 50%, एटलीस्ट 51% बोला है इसमें, सॉरी 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, or partly by central government and partly by one or more state government। 51% ऑफ द शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रखा है या स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट्स ने, या कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर रखा है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अब इसमें 51% है, कोई भी होल्ड कर सकता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला कर ले या स्टेट गवर्नमेंट अकेला कर ले या स्टेट 2 या 3 स्टेट गवर्नमेंट मिलके कर ले, या कुछ 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 30 या 35% स्टेट गवर्नमेंट का है, तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। 51% से होना चाहिए कम से कम, 51% हो गया तो भी हो जाएगा। और इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, और वो कंपनी जो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये है फॉरेन कंपनी। कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है, ये है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होता है, सेक्शन 245 में, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट physically or through electronic mode and conduct any business activity in India in any other manner। जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है बट उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, या तो खुद के द्वारा या किसी एजेंट के द्वारा, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन अदर मैनर, तो वो फॉरेन कंपनी होगी। एंड थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। अभी अपन ने देखा था नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, तो वो है सेक्शन 8 कंपनीज। ये क्या होता है, ये एक फॉर्म होती है किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड होगा, कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड होगा, तो इससे भी एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता, सिर्फ चैरिटी करना रहता है। ये काफ़ी पॉपुलर रहता है सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटी के लिए रहती है, वो उनको डायरेक्टली नाम देते हैं सेक्शन 8 कंपनीज है। एंड यूजेज इट्स प्रॉफिट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द विच फॉर्म्स, और उनका जो प्रॉफिट है वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उनका फॉर्म हुआ है उसी के लिए, प्रमोशन के लिए उनका प्रॉफिट यूज करते हैं वो। It does not declare dividend to member and it has to apply its surplus only in promoting its object। तो ये डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं कर सकती सेक्शन 8 कंपनीज, और इनका जो सरप्लस रहता है वो उसी के बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज करना पड़ता है। ऑपरेट्स अंडर स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आरओसी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल लाइसेंस मिलता है इसको, और वो लाइसेंस कौन देता है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Need not use the word limited private limited in its name and adopt a more suitable name such as club, chambers of commerce। इनको limited और private limited का अपने वर्ड के आगे यूज करने की कंपल्सरीली नहीं है, कोई दूसरा नाम यूज कर सकते हैं, जैसे क्लब हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ, कुछ भी जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड हो।
एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। और लिमिटेड कंपनी में जो उसको प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन है, प्रिविलेज मतलब उसको जो राइट्स हैं, एंड ऑब्लिगेशन जो उस पर ड्यूटीज है, मतलब कुछ लाइबिलिटी भी रहती है कि हाँ पब्लिक कंपनी को ये कंपलसरी ये कुछ करना पड़ता है, तो वो जो पब्लिक कंपनी पे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे वो इस पे भी एप्लीकेबल होंगे। लाइसेंस रिवोक्ड थ्रू रीजनल डायरेक्टर। देखो लाइसेंस देता है आरओसी, बट रिवोक कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर। ये आरओसी के ऊपर होता है। इफ कंडीशन कॉन्ट्रावेन आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिवोकेशन। अगर जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो उनका क्रिएशन हुआ है वो ऑब्जेक्ट अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो कंपनी, या नहीं कर पा रही है, तो रीजनल डायरेक्टर होता है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं। एंड कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। ये क्या रहता है कि जैसे कंपनी को जनरल मीटिंग करनी पड़ती है साल में एक बार, तो वो जिन जिन जो इनके मेंबर होते हैं उनको 21 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ता है। लेकिन ये जो कंपनियां रहती है वो 21 डेज की जगह 14 डेज का नोटिस देके भी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकती है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटसेट्रा डज नॉट अप्लाई। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर नहीं उसमें एप्लीकेबल नहीं है तो इन कंपनियों पे, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। पेनल्टी पनिशमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8। ये जो सेक्शन है सेक्शन 8, इनका अगर कुछ पनिशमेंट कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो पेनल्टी लगेगी। और पनिशमेंट ये है, कंपनी पे लगेगा फाइन मिनिमम 10 लाख अप टू 1 करोड़, और डायरेक्टर एंड ऑफिस हु इज इन डिफॉल्ट फाइन मिनिमम 25,000 अप टू 25 लाख। अगर सेक्शन 8 से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, मतलब जो जिस चैरिटी या जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो हुआ था इनकॉर्पोरेट, वो काम नहीं कर रहे हैं, या डिविडेंड डिक्लेयर दे दिया मेंबर को, डिविडेंड दे दिया, या प्रॉफिट है वो और तरीके से यूज हो रहा है, तो उस केस में कंपनी में फाइन लगाएंगे 10 लाख रुपीज मिनिमम, और अप टू 1 करोड़ तक लगा सकते हैं। और डायरेक्टर इन ऑफिस हुई इन डिफॉल्ट, और जिसको पता है कि हाँ जो गलती कर रहा है डायरेक्टर या जो भी ऑफिसर है डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसको फाइन लगेगा 25,000 अलग से, एंड अप टू 25 लाख तक। नेक्स्ट है अपना एक डोरमेट कंपनी होती है। ये दो अपना मतलब बाद में है एंड में, लेकिन अपन देख लेते थोड़ा सा। ये कंपनी एक्ट के एंड में डिफाइंड है। डोरमेट कंपनी सेक्शन 455 एंड निधि कंपनी सेक्शन 406। डोरमेट कंपनी क्या होती है? वेर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर द फ्यूचर ऑब्जेक्ट or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। जो कंपनी किसी रजिस्टर्ड है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, अभी कोई बिजनेस नहीं कर रही है वो, उसकी या तो वो उसके लैंड है उसने होल्ड करके रखा है जो बाद में उसको डेवलप करेगा या करेगा, तो उसको वो, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, तो वो डोरमेट कंपनी एज ए डोरमेट कंपनी सच कंपनी और एनी इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेट कंपनी। डोरमेट कंपनी में क्या रहता है, अगर कोई मेरे को, मैं कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फ्यूचर 5 साल बाद या 10 साल बाद उस जगह कुछ करूँगा तो उसका मैंने एक कंपनी बना लिया, तो मैं फालतू में क्यों मेरा जो पेपर वर्क है या आरओसी फाइलिंग वगैरह जो कंपनी में करना रहती है वो क्यों करूँ? तो मैं कंपनी आरओसी को मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि मेरे को डोरमेट कंपनी का स्टेटस दे दो, ताकि मुझे दूसरे जो कंप्लाइंसेज है वो कंपनी एक्ट के अंडर नहीं करने पड़ेंगे। तो वो होती है डोरमेट कंपनी। वो इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज not made any significant accounting transaction during the last 2 financial year।
और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। इनएक्टिव कंपनी वो होती है जो पिछले 2 सालों में ना तो उसने कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं, या उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न है वो पिछले 2 सालों में आरओसी को फाइल नहीं किया। हर कंपनी को हर साल एजीएम होने के बाद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न है वो आरओसी को फाइल करना पड़ता है। तो अगर 2 सालों से नहीं किया है तो वो कंपनी इनएक्टिव हो जाती है। जब इनएक्टिव हो गई तो वो इनएक्टिव कंपनी भी स्टेटस ले सकती है डोरमेट कंपनी का। अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, बिजनेस नहीं कर रही है, तो बाद में जब जरूरत होगी तो एक्टिव में आ जाओ। फिर होती है निधि कंपनी। निधि कंपनी वो होती है तो इनकॉर्पोरेट हुई है एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग अमंग्स मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू its member only for their mutual benefit and which complies with such rules as are prescribed by the central government for regulation of such class of companies। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली, या तो वो बोलेंगे उसमें सेविंग करेंगे, या कुछ काम छोटा मोटा डिपॉजिट लेंगे, खुद जो मेंबर है उन्हीं के बीच में होगा। 10-15 लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली, निधि कंपनी, सब लोग तो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद जिसको जरूरत होगी वो उसको लैंड करेंगे और मेंबर से डिपॉजिट लेंगे और मेंबर को ही लैंड करेंगे, और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो वो होती है निधि कंपनी। तो ये आज हमारा डिस्कशन जो हुआ कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होती है, कंपनी में कितने सेक्शंस है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सब आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस किया। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ये जो नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता रहूं। धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल कैसा लगा वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।